खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने फिर एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने बाबरी मस्जिद मालिकाना हकूक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामुकम्मल इंसाफ बताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये फैसला मुकम्मल इंसाफ पर मबनी नहीं है। उनके मुताबिक दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। और आज ममता दी का भी एक बयान सामने आया। जी हां, मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को हिंदू और मुस्लिम वोट पे तवाज़ुन बरकरार रखने में परेशानी हो रही है। एक जानिब बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को सख्त मुकाबला है, दूसरी तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुमाल मशरक़ी रियासतों में सियासी इम्कानात तलाश रही है। इससे अक़लियत नवाजी का दम भरने वाली पार्टियां खतरा महसूस कर रही हैं। कूच बिहार में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने इन्हीं अंदेशों के पेश नज़र अक़लियती शिद्दत पसंदी से लोगों को होशियार रहने को कह दिया। पार्टी कारकुनान की मीटिंग से खिताब के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि अक़लियतों के दरमियान कुछ शिद्दत पसंद हैं जिनका मरकज़ हैदराबाद है, उनकी बात पर कान न धरें। ममता ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दर पर्दा निशाना भी साधा। ममता ने इस नौयत का बयान पहली ही बार दिया है। और वहीं कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर पलटवार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में MIM की बढ़ती ताकत से खौफजदा होकर इस तरह के बयान दे रही हैं। इस मौके पर अवैसी ने यह सवाल भी किया कि बंगाल में बीजेपी के 18 MPs को किसने जिताया, बंगाल में मुसलमानों के हालात आखिर इतने खराब क्यों हो गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से इफ्तार पार्टी करना और मुसलमानों के साथ दिखावे को बंद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर मुसलमानों की तौहीन करने का भी इल्जाम लगाया। क्या कुछ कहा, देखते हैं। कि सोशल एम्पावरमेंट की, एजुकेशन एम्पावरमेंट की है, हमारी लड़ाई जस्टिस की है। अगर ये काम करने से बंगाल के मुख्यमंत्री को एक्सट्रीमिज्म नजर आता है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सट्रीमिज्म तो वो है कि उन्हीं के स्टेट में उन्होंने 18 सीट पर बीजेपी को जीतने दिया। एक्सट्रीमिज्म तो ये है कि आप मुझे गाली देकर उन बंगाल के तमाम मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं जिन्होंने आपको 100% वोट दिया, उसके बावजूद भी बीजेपी को आप रोक नहीं पाए। बंगाल के मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब क्यों हैं? और हम बंगाल के मुख्यमंत्री से ह्यूमिलिटी के साथ अपील कर रहा हूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार की दावत करना, मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। आप जमीन के ऊपर एम्पावरमेंट की काम करिए। वोट की वैल्यू क्या है? हमारे वोट तो डाल रहे हैं मगर लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप तो आपकी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कुछ किया ही नहीं और आप मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एक्सट्रीम हूं। कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट है बताइए, कहां पर है? 18 सीट आप जीत गए तो पैसे क्या आपने लिए थे बीजेपी को जिताने के लिए? जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के खिलाफ खड़े होता है वो एक्सट्रीम है। जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है वो मुझे जिन्ना टू कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। अरे भाई, आप कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन तो कर लीजिए। आपके ऊपर ऐसे बी टीम है, आप बीजेपी नहीं, बी टीम नहीं, अब A टीम हो चुके हैं। हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है थोड़ा। आपके इल्जाम लगाने से बंगाल के मुसलमानों को एक मैसेज आप दे रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है बंगाल में अब, और वो देख रहे हैं। उनके पास कल तक ऑप्शन नहीं था, अब उनके पास एक ऑप्शन है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो इनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनको खौफ का शिकार है। ममता बनर्जी से हम अपील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बदल चुका है। ये आपका मोहताज नहीं है, ना बीजेपी का खौफ है उसको। वो ये चाह रहा है कि हमको एम्पावरमेंट मिले और यकीनन वो सेकुलर जहन का है, मगर आप इसको समझ नहीं पा रही हैं और आप अपने फ्रस्ट्रेशन का और डर का इजहार इस तरह के बयान देकर कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होने वाले 2 हिंदुस्तानी नौजवानों को पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत और दुरीलाल फिलवक्त पाकिस्तान की हिरासत में हैं। प्रशांत का ताल्लुक हैदराबाद से है। खास रिपोर्ट। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तान ने 2 हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी का रचा ड्रामा। 2017 में प्रशांत के गलती से सरहद पार किए जाने की थी खबर। मई 2019 में प्रशांत की जानकारी दी गई थी पाकिस्तान को।
पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। इसने 2 हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारी का ड्रामा रचा, लेकिन हकायक मंजर-ए-आम पर आ गए। न्यूज 18 को जराये के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल कबल हैदराबाद से प्रशांत लापता हो गया था, जबकि मध्य प्रदेश का रहने वाला नौजवान वरी लाल गलती से सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो गया था। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी हुक्काम ने इन दोनों की गिरफ्तारी दिखाई है। पाकिस्तान ने दावा किया कि दोनों नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में प्रशांत के खिलाफ बहावलपुर पुलिस थाने में 14 नवंबर 2019 को FIR दर्ज की गई है। बहावलपुर पुलिस के FIR के मुताबिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अली अकबर ने बताया कि रेगिस्तानी इलाके से 2 हिंदुस्तानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों रेत के टेलों के पीछे छुपे थे, जिन्हें गश्ती पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान गिरफ्तार शुदा दोनों अपने शनाख्ती कार्ड पेश न कर सके और हिंदुस्तान से होने का दावा किया। अदालत में पेशी के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया गया। ఇక్కడ అంత బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు కోర్టుకి తీసుకొచ్చారు, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోర్టుకి తీసుకొచ్చారు. అంటే నేను ఏం అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదని డిక్లేర్ అయిన తర్వాత నన్ను ఇక్కడ కోర్టుకి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు జైలుకి పంపిస్తారు. ఒక జైలు నుంచి ఇండియన్ ఎంబసీకి కాంటాక్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ కాంటాక్ట్ చేయడం అవుతుంది. అప్పుడు పంపిస్తారనమాట. అప్పుడు మీతో కాంటాక్ట్ చేస్తే అవుతుంది. అంటే ఇంకో 1 మంత్లో మ్యాక్సిమం రిలీజ్ అయిపోవచ్చు. ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారనమాట. చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. प्रशांत ने अपने वालिद से अपील की कि वो इनकी रिहाई के इक़दाम करें। वाज़ेह रहे कि साबिक़ में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने गलती से सरहद पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सैकड़ों हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं पाकिस्तान में गिरफ्तार प्रशांत के वालिद ने कहा कि वो चंद दिनों से जहनी तनाव का शिकार था। 2 साल पहले वो घर से चला गया था। 2017 में हमने माधवपुर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा किसी भी समाजी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। 2017 నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మరి రాలేదు మెసేజ్. అక్కడి నుంచి నాకు ఆయనతో కాంటాక్ట్ లేదు. మేము ఈలోగా ఎతికి చూసిన తర్వాత పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాం. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఏమి చూసారు మాకేం దొరకలేదని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏంటో మాకు కాంటాక్ట్ లేదు. అప్పటి నుంచి ఫోన్ కాంటాక్ట్ లేదు. టీవీలో వచ్చింది, అందులో వచ్చి నాకు సేఫ్గా ఉన్నానని చెప్పేసి ఒక వీడియో పెట్టారు. అది పాకిస్తాన్ ఛానల్లో కూడా వచ్చింది. అది అంటే మా అబ్బాయి నేను చెప్పడం కాదు, చాలా నైస్ పర్సన్ అయినా. ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేసిందని లవ్లో ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి కొంచెం డిప్రెషన్లో అనిపించాడు. అయినా మళ్ళీ మామూలు సెట్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ జాబ్ చేసుకుంటున్నాడు. జాబ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకరోజు వెళ్ళి జాబ్కి వెళ్ళాడు, మరి రాలేదు అక్కడి నుంచి. అంత త్వరగా అన్ని ఇది మా వాడు ఎట్టి లీగల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఏవి ఆ వ్యక్తి కాదు. అన్ని ఎంత త్వరగా మాకు అప్పచెప్తే అంత ఆనందం. और वहीं साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने कहा कि प्रशांत को मुल्क वापस लाने के लिए सरकारी सतह पर कोशिशें की जाएंगी। 2017లో మన దగ్గర మాధవపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ప్రశాంత్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు తప్పిపోయినారని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ బాబురావు మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఇమీడియట్లీ మన కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం అన్ని యూనిట్స్ని అన్ని రాష్ట్ర పోలీసు కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆయన ఎక్కడెక్కడ పని చేశారో వాళ్ళకి సంబంధించిన అధికారులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా బాగా కృషి చేసింది. బట్ ఎటువంటి సమాచారం దొరకలేదు. నిన్నే సడన్గా ఆయన పాకిస్తాన్లో ఉన్నాను, పాకిస్తాన్లో పట్టుబడి ఉన్నాను, క్షేమంగా ఉన్నా చెప్పి ఒక వీడియో విడుదల కావడం జరిగింది. మన ఇమీడియట్లీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళు అక్కడ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఇప్పుడు అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళారు, ఏం వెళ్ళారు అనేది మనకు తెలుసుకోవాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది ఆయన అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళారని చెప్పి. ఎందుకంటే దాదాపు 2.5 సంవత్సరం తర్వాత అక్కడ ఆయన ప్రత్యక్షమైనారు. तेलंगाना काबीना की जानिब से रियासत के 5100 रूट्स की निजीकारी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अर्जी गुजारों से सवाल किया कि काबीना का फैसला कैसे गलत हो सकता है, निजीकारी की मुखालिफत किस कानून के तहत की जा रही है। इस मामले पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी दौरान हड़ताल मामले पर आरटीसी मुलाजमीन की मुख्तलिफ यूनियंस की मीटिंग जारी है। मुलाजमीन की हड़ताल के मुस्तकबिल पर कुछ ही देर में फैसले बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मुलाजमीन हड़ताल को जारी रखने के हक में है।
वहीं तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 46वें रोज में दाखिल हो गई है। अब ये मामला हाई कोर्ट से लेबर कमिश्नर पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने वाजे किया कि हड़ताल को कानूनी या गैर कानूनी करार देने का इख्तियार सिर्फ लेबर कोर्ट को ही हासिल है। खास रिपोर्ट। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का मामला अब हाई कोर्ट से लेबर कमिश्नर दफ्तर पहुंच गया है। हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हड़ताल के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्तों की समाअत की और लेबर कमिश्नर को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करें कि कारपोरेशन इंतजामिया और वर्कर्स के दरमियान तनाज़े को लेबर कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि वो हड़ताल को कानूनी या गैर कानूनी करार देने का इख्तियार नहीं रखता। ये इख्तियार सिर्फ लेबर कोर्ट को ही हासिल है। हाई कोर्ट ने ट्रेड यूनियनों की इस अपील पर भी गौर करने से इनकार कर दिया कि वो हड़ताल खत्म करते हुए मुलाजिमत पर रुजू होने वाले मुलाजमीन को परेशान ना करें, क्योंकि हुकूमत ने चंद दिन कबल दाखिल करदा हलफनामे में कहा है कि वो बातचीत के अलावा खिदमात पर रुजू होने वालों को खिदमात पर बरकरार रखने के मौकूफ में नहीं है। अदालत ने कहा कि वो हुकूमत से सिर्फ ख्वाहिश कर सकती है कि वो हमदर्दाना सलूक करे। अदालत ने कहा कि ये मामला सिर्फ दोनों का ही नहीं है बल्कि 48,000 वर्कर्स के खानदानों का है, जिस पर लाखों अफराद परवरिश पाते हैं। ఆ రెండు విషయాలు, ఒకటి స్ట్రైక్ లీగల్ ఇల్లీగల్ అనేది అకార్డింగ్ టు కోర్ట్ దెర్ ఇస్ దే ఆర్ సైలెంట్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే లీగల్ ఇల్లీగల్ మేము చెప్పలేము, అది ఓన్లీ లేబర్ కోర్ట్ తెలుస్తుంది. రెండవది కన్సిలియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది జరగలేదు. ఆ కన్సిలియేషన్ ఇమ్మీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయాలా, వితిన్ 2 వీక్స్లో కంప్లీట్ చేసి ఆ కన్సిలియేషన్ ఆఫీసర్ రిపోర్ట్ ఇమ్మీడియట్ సబ్మిట్ చేయాలా గవర్నమెంట్కి అనేటువంటిది. ఈ రెండే విషయాల మీద ఇలా కోర్టు తన తీర్పునిచ్చింది. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ పోయి రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ రకరకాల ఇబ్బందులు పెడుతుంది కాబట్టి కోర్టు కూడా డైరెక్ట్గా చెప్పింది వాళ్ళని ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టకండి, వాళ్ళు వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు శాంతియుతంగా వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వని కూడా కోర్టు మీద ఒక సలహా మాత్రం చెప్పింది. आरटीसी मुलाजमीन गुज़िश्ता कई हफ्तों से हड़ताल पर हैं, जिसके सबब लाखों अफराद को मुश्किलात का सामना है। दफातर जाने वाले अफराद स्कूलों और कॉलेजेस के तुलबा मुतबादिल सवारियों के जरिए स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा अजला से कारोबार के लिए हैदराबाद आने वाले अफराद को भी हड़ताल की वजह से माली नुकसानात का सामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुत्तहदा अरब अमारात की अदालत में कार्रवाई जो कि अब तक अरबी में ही चलाई जाती थी, अब उसे उर्दू में भी चलाने की इजाज़त मिल चुकी है। इससे साबित होता है कि उर्दू में बैनुल अक़वामी राब्ते की ज़बान बनने की सलाहियत है। और इन ख़यालात का इजहार डॉक्टर अकील अहमद, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दीनी मदारिस के असातिज़ा के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से किया। कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, असली तालीम भी देना बेहद ज़रूरी है। और जब दोनों तालीम को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ उनकी तरक्की होगी बल्कि हिंदुस्तान भी बहुत आगे बढ़ेगा। और साथ साथ ये भी मैंने गुजारिश की है कि असातिज़ा के अंदर एक इतनी सलाहियत होती है कि अगर वो चाहें तो सिर्फ अपने बच्चों की ही तकदीर नहीं बदल सकते हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। रियासतों के असातिज़ा यहाँ पे आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि वो सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं हैं बल्कि वो एक डायनेमिक उस्ताद हैं। और उनको इस बात का भी एहसास होगा कि वो अपने बच्चों को आला तालीम देने के साथ साथ उनको एक आला तरबियत याफ्ता भी बना सकते हैं। तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो अपने बच्चों को बड़े से बड़े शख्स, बड़े से बड़े अदीब, शायर, मुहक्किक और नाकिद या और भी बड़ी बड़ी शख्सियतें बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म आयरन लेडी आंजहानी इंदिरा गांधी को उनकी 102वीं सालगिरह पर कौम ने खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म समेत कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी, साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद में भी इंदिरा गांधी का यौम पैदाइश
अकीदत के साथ मनाया गया। नेकलेस रोड पर मौजूद इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर कांग्रेस लीडरों ने गुलहाए अकीदत पेश किए और इंदिरा गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस तकरीब में भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर, वी हनुमंतराव, डी राज नरसिम्हा ने शिरकत की। चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। रियासत तेलंगाना में सर्दी शबाब पर है। रोजाना सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। सुबह के औकात में दर्जे हरारत में बहुत हद तक गिरावट आ गई है। हर साल दिसंबर के तीसरे हफ्ते से सर्दी शबाब पर होती थी। इस बार नवंबर से ही सर्दी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि यह सिलसिला फरवरी के आखिरी हफ्ते तक बरकरार रहेगा। रात के औकात में हैदराबाद के अलावा अजला में सर्दी उरूज पर है। इसके सबब बेघर अफराद जो कि सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश से ईसाइयों के मजहबी सफर पर रवाना होने वाले जायरीन के लिए खुशखबरी। यरूशलेम और दीगर मुकद्दस मुकामात पर ले जाने वाले जायरीन को 60,000 रुपये माली इमदाद का जियो जारी। जिला कृष्णा में सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गनावरम एयरपोर्ट पर बगदाद के आलिम दीन का मुसलमानों ने किया वालेहाना इस्तकबाल। झांसी की रानी की यौम पैदाइश पर विशाखापट्टनम में मिशन सुहासी प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में सैकड़ों तालिबात शिरकत। जिला कृष्णा में पुलिस की छापेमारी। 10 लाख मालियती का गुटखा और 2 कार जब्त, मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश में ईसाइयों को मजहबी सफर पर यरूशलेम और दीगर मुकद्दस मुकामात जाने के लिए दी जाने वाली माली इमदाद में हुकूमत ने इजाफा किया है। एपी हुकूमत ने 3 लाख से कम आमदनी वाले जायरीन को 60,000 रुपये की माली इमदाद करने का ऐलान किया है। 3 लाख से ज्यादा आमदनी वाले जायरीन को 30,000 रुपये कर दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद इलियास रिजवी ने इस सिलसिले में बाकायदा जियो जारी किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद अमजद बादशाह ने इस मौके पर कहा कि जगन हुकूमत ने इंतखाबी वादों को पूरा किया। दिसंबर में पहला काफिला यरूशलेम रवाना होगा। हमने वादा किया था कि आंध्र प्रदेश के अवाम से, बिलखुसूस हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों से, हमारी हुकूमत आने के बाद जो जेरूसलम का जो यात्रा रहता है उसको आंध्र प्रदेश की हुकूमत तरफ से हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। हमारी हुकूमत आने के 5 महीने के अंदर ही हमने बहुत से वादे पूरे किए हैं। उसके तहत आज ये वादा भी पूरा हो चुका है। जो आज जेरूसलम का जो आज जीओ भी रिलीज़ हो चुका है, जिसके तहत जिसकी आमदनी सालाना 3 लाख के अंदर रहती है उनको हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से 60,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और उसी के तहत जिसकी आमदनी अबव 3 लाख होती है उसके 30,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके तहत आज तक हमको तकरीबन 800 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। उसका स्क्रूटनी भी हो चुका है। तकरीबन 560 जो ट्रैवलर्स को आइडेंटिफाई भी किया है, उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह दिसंबर फर्स्ट वीक में पहला ग्रुप यहाँ से जेरूसलम के लिए विजयवाड़ा शहर से ही निकलेगा। एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने बताया कि हुकूमत आज़मीन हज को भी माली इमदाद फराहम करेगी। रियासती काबीना ने आज़मीन हज को माली मदद फराहम करने की मंजूरी दे दी है। 3 लाख से कम आमदनी वाले आज़मीन हज को हुकूमत की जानिब से 60,000 रुपये की माली मदद दी जाएगी, जबकि 3 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले आज़मीन हज को 30,000 रुपये की मदद दी जाएगी। हमारा स्टेट जो पहली मरतबा हाजियाँ जो हमारे आंध्र प्रदेश से जाते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया था। उनके वादे के मुताबिक हमारी हुकूमत आने के 5 महीने के अंदर ही हमने बहुत से वादे पूरे किए हैं। उसी वादे के मुताबिक हाल ही के जो कैबिनेट में उसको पास भी कर चुके हैं, जिसके तहत
3 लाख के बिलो जिसका इनकम रहता है उसको 60,000 रुपीज़ हुकूमत की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और उसी के तहत जिसकी आमदनी 3 लाख से ज़्यादा रहती है उसको 30,000 रुपये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से हर हाजी को जो आंध्र प्रदेश से जाते हैं हर आंध्र प्रदेश के हाजी को दिया जाएगा। हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर सेंट्रल अब्बास नकवी साहब ने हमारे को विजयवाड़ा जो गन्नावरम एयरपोर्ट के एम्बार्केशन पॉइंट अलॉट कर चुके हैं। ये 2020 का जो काफ़िला जो हाजियों का हमारे आंध्र प्रदेश का जो पहली मर्तबा हमारे एम्बार्केशन पॉइंट विजयवाड़ा जो गन्नावरम एयरपोर्ट है वहाँ से रवाना होगा और पूरे अच्छी से अच्छे हम उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। विजयवाड़ा में जितने भी हाजी हमारे आंध्र प्रदेश से जा रहे हैं जो 2020 के हज के तहत पे उन सबको हम यहाँ पे बोर्डिंग उनको खाने का सब यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करके और उनको यहाँ पे तरबेती क्लासेस भी हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कृष्णा जिले के एक ड्रू मंडल में आजाद इंटरनेशनल कादरी सूफी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुमालिक के सूफी शिरकत करने वाले हैं। बगदाद के सज्जादा नशीन प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। सज्जादा नशीन सैयद हसामुद्दीन की गन्नावरम एयरपोर्ट आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सूफी ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ, शाहताज कादरी बाबा और दीगर भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वाईएसआरसीपी के रुकने पार्लियामेंट रघु रामकृष्ण राजू ने पीएम किसान फसल बीमा योजना के लिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिनों की मोहलत देने की अपील की है। फसलों की तबाही का जायजा लेने के लिए 15 दिनों के अंदर टीम रवाना करने पर उन्होंने जोर दिया। मुमलिकती वज़ीर ज़राअत पुरुषोत्तम राजू ने ऐवान को बताया कि हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने में ताखीर नहीं करेगी। Fasal Bima Yojana, the farmer is supposed to bring in the claim, submit the claim within 3 working days. The farmer is a sentimental man, like how a mother takes care of their children. Farmer also takes care of the land, and if there is a calamity, he would be under shock for the initial 1-2 days. To force him to submit it within 3 days, it is highly discourteous. I would submit to the Honorable Minister through you to kindly consider a time of at least 10 days for him to come out of the shock and submit the report. And another submission through Honorable Speaker sir to the Honorable Minister is whenever there is a calamity, whenever an indication of calamity, our state government is GNU दिल्ली में इजाफी फीस के खिलाफ एहतजाजी तलबा पर लाठियां बरसाने की विजयवाड़ा की तलबा तंजीम ने मजम्मत की। तलबा तंजीम SFI ने मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल को ओहदे से बरतरफ करने की मांग की। तलबा पर जुल्म और ज्यादतियों और फीस कम करने तक एहतजाज जारी रखने का भी उन्होंने ऐलान किया। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स के कौमी सतह का इजलास राजा महेंद्रवरम में जारी है। आज इजलास का तीसरा दिन है। इस इजलास में मुल्क भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स शहीद हैं। इजलास के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की सदर सिंधु ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने फंड्स में तख्फीफ की है। इसके सबब उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम यहाँ इस सिलसिले में आए हैं, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं। तो ये 3 साल राजमंड्री में ये है कि यहाँ से एक स्लोगन उठा है कि मिनिमम वेज को लागू किया जाए, 21,000 वर्कर को, 15,000 हेल्पर को। तो हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी, जब तक नहीं हो जाए तब तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। बाकी हमारी यहाँ जो शेर है सिंधु जी है, हम उसकी फौज है, वो हमारी इंजन है, हम उसकी रेल है। तो आगे जाकर हमारा स्ट्रगल आंदोलन तब तक जारी रहेगा। और हर साल ये क्या करते हैं मोदी गवर्नमेंट, हर साल हमारी बजट को कटौती करते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हमारी स्ट्रगल जारी रहे जब तक मिनिमम वेज लागू ना किया जाए, 20,001 लागू ना किया जाए, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर विशाखापट्टनम में मिशन साहसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आंध्रा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मुनक्किदा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में सैकड़ों तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के जरिए लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंतज़मीन का कहना है कि अगर लड़कियों में सेल्फ डिफेंस
आएगा तो उनमें खुद एतमादी भी पैदा होगी। इस प्रोग्राम में सिटी डीसीपी रंगारेड्डी के अलावा आंध्रा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। స్వామీజీ గాంధీజీ స్వామీజీ గాంధీజీ అందరూ అందరూ ఆడపిల్లలకు సంబంధించి సాహసి పేరుతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రాం ఇది. ఈ ప్రోగ్రాంకు వాస్తవంగా ఈ ప్రోగ్రాం ముందు తెలియదు నాకు. ఇక్కడ మార్షల్ ఆర్ట్స్ శారీరకంగా దృఢంగా ఉండటం కోసము స్త్రీల విషయంలో స్త్రీలు జనరల్గా కొంత వాళ్ళు స్టామినా తక్కువ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళను శక్తివంతంగా తయారు చేయడం కోసం ఒక మార్షల్ ఆర్ట్ ప్రోగ్రాం తయారు చేసినారు. ఈనాడు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం కేవలం నమ్మవలసింది తల్లిదండ్రులు మాత్రమే. మిగతా ఫ్రెండ్స్ను కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ను కానీ ఎవరిని నమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఆ విధంగా మనం బలహీనులుగా తయారు కావద్దని నేను చెప్తున్నాను. दोनों तेलुगु रियासतों में गुटखे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। इसके बावजूद चंद अफराद गैरकानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त कर रहे हैं। कृष्णा जिले के कंचिका चिरला में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया। इसके अलावा पुलिस ने गुटखा फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 कारों को भी जब्त किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गुटखा रैकेट पे मजीद लोगों से भी पूछताछ की। खबरों में फिलहाल इतना ही।